नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा बैठक। प्रभावित किसानों को शीघ्र राहत के निर्देश। PMAY जी व REAP के तहत ग्रामीण पुनर्निर्माण में आएगी तेजी। तो वहीं डोईवाला में फिर मानव वन्यजीव संघर्ष। हाथी के हमले से मासूम की मौत। स्कूटी सवार परिवार पर किया था हमला। वन क्षेत्र में बढ़ रहा खतरा। न्यूनतम वेतन आदेश की अवहेलना। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा सचिव को तलब किया। अगली सुनवाई 11 दिसंबर को। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद। आदिगुरु शंकराचार्य की गद्दी भव्य शोभा यात्रा संग पहुंची। ज्योतिर्मठ भक्तों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। ज्योतिर्मठ क्षेत्र में ठिठुरन चरम पर। बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई परेशानी। ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में हाड़ कांपने वाली ठंड। लोग घरों में कैद होने को मजबूर। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने आज कैंप कार्यालय में ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में इस वर्ष दैवीय आपदा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में हुई नुकसान की विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को प्रभावितों को राहत पहुंचाने के सभी कार्य तेजी से पूरे करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में आयोजित इस समीक्षा बैठक में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आपदा में जिन ग्रामीणों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के तहत उनके प्रस्ताव जल्द तैयार कर भारत सरकार को भेजे जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि आपदा प्रभावित पंचायत भवनों, विद्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे सूक्ष्म एवं मध्यम व्यवसायों के पुनर्निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी न हो। बैठक के दौरान अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तरकाशी, चमोली और देहरादून जनपद में हुए नुकसान का प्रस्ताव रीप परियोजना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष यानी कि IFAD को भेजा गया। IFAD ने तीनों जनपदों के लिए 26 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने पूर्व आदेश का अनुपालन न होने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा सचिव को 11 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के निर्देश दिए। मामला डेली वेजर कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन न दिए जाने से संबंधित है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ के समक्ष हुई। प्रकरण श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल के कपिल कुमार पांडे द्वारा दायर अवमानना याचिका से जुड़ा हुआ है और याचिकाकर्ता वीरचंद्र सिंह गढ़वाली गवर्नमेंट मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट श्रीनगर में डेली वेजर इंटरकम मैकेनिक के रूप में कार्यरत हैं। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने 9 फरवरी 2018 को आदेश पारित कर डेली वेजर कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिए जाने का निर्देश दिया था, लेकिन विभाग ने अब तक आदेश का पालन नहीं किया।
डोईवाला क्षेत्र में मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पूर्व लच्छीवाला रेंज के फतेहपुर बीट में मॉर्निंग वॉक पर निकले व्यक्ति पर हाथी के हमले के बाद अब एक और दुखद घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक वन रेंज जो थाना है वहां पर कालूवाला धन्यारडी मोटर मार्ग पर जंगल वाले हिस्से से गुजर रही एक स्कूटी पर हाथी ने अचानक हमला कर दिया और इस दौरान हाथी ने स्कूटी सवार दंपति के बच्चे को सूंड से पकड़कर जमीन पर पटक दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के लिए बता दें, परिवार देहरादून से अपने घर लौट रहा था। मृतक बच्चा कोठारी मोहल्ले का निवासी बताया गया है। सूचना मिलते ही वन विभाग की थानों की रेंज टीम और जॉलीग्रांट पुलिस मौके पर पहुंची है। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। डोईवाला में मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। हाथी ने मासूम को सूंड में उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे मासूम की मौत हो गई। बरसों से कच्ची बैरकों में रहने वाले लोग मजबूर हैं। लोहाघाट फायर स्टेशन के जवानों को अब अच्छे दिन आने वाले हैं। आपको बता दें, जो बरसों से कच्ची बैरकों में जो लोग रह रहे थे, वो लोहाघाट फायर स्टेशन के जवानों को अब अच्छे दिन देखने को मिलने वाले हैं। सरकार की ओर से करीब 7 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से नए भवन और बैरकों का निर्माण कार्य स्वीकृत कर दिया गया है, जिसका कार्य शुरू भी हो चुका है। निर्माण कार्य पेयजल निगम निर्माण इकाई द्वारा करवाया जा रहा है और नए भवन के बन जाने से फायर कर्मियों को आवास सुविधाओं के साथ कई आवश्यक व्यवस्थाएं मिल सकेंगी। फायर स्टेशन परिसर ही भवन और बैरक निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। अभी तक फायर कर्मियों को कच्ची बैरकों में रहना पड़ रहा था, जिससे उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मामले को चंपावत एसपी के संज्ञान में लाया गया, जिसके बाद शासन को प्रस्ताव भेजा गया। अब धनराशि स्वीकृत होने के बाद उम्मीद जगी है कि जल्दी फायर कर्मियों को उचित आवास उपलब्ध होगा। श्रीमान एसपी महोदय के आदेशानुसार ये कार्य हुए हैं। मतलब हमारे शासन से जो आया है पैसा स्वीकृत होकर आया है 7 करोड़ 60 लाख रुपए करीब है, करीब लगभग। तो इसके बिल्डिंग के लिए स्वीकृत हो गया है और इसके जल से बनना है जो, तो इसका कार्य ये है कि सर हमारा जो बना है गड्ढा, ये स्टोर बना रहे हैं हम पानी स्टोर करने के लिए कि कभी भी आग लग जाती है तो पानी की आवश्यकता हमको कहाँ से लेकर आएंगे। तो स्टोर मतलब हम रखते हैं इसको। नैनीताल जिले की बैतरल घाट ब्लॉक की ग्राम सभा अमील में लंबे समय से चल रहे पेयजल संकट को देखते हुए जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल के निर्देश पर जल संस्थान के विभागीय अधिकारी गांव पहुंचे, जहां जिला पंचायत सदस्य तरुण शर्मा और विभागीय टीम ने ग्रामीणों से उनकी समस्याओं को विस्तार से सुना। ग्रामीणों का कहना है कि हर घर नल हर घर जल योजना के अंतर्गत शुरू हुआ कार्य विभागीय लापरवाही और धीमी गति के कारण अभी तक अधूरा पड़ा है। नतीजा यह है कि गांव में पेयजल संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। अमेल ग्राम सभा अमेल में 2019 से हर घर जल नल हमारे केंद्र सरकार की योजना का कार्य शुरू किया गया, लेकिन 2025 आते आते उस योजना ने इस ग्राम सभा के अंदर दम तोड़ दिया। 90 से अधिक परिवारों के अभी घर में कनेक्शन नहीं लग पाए हैं और ना पानी का जो पार्ट 2 का काम है ना वो पूर्ण हो पाया है, जबकि
मैंने अधिशासी अभियंता महोदय जी से इस मामले में वार्ता करी तो उन्होंने कहा कि हमने उसको ठेकेदार को एक्सटेंशन टाइम दिया था और एक्सटेंशन टाइम भी खत्म हो गया है, उसके बाद दोबारा उसको एक्सटेंशन दिया गया है। आखिर विभाग और ठेकेदार इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? चंपावत जिले में खेल प्रतिभाओं का लगातार उत्साह बढ़ाने के प्रयासों के तहत जिलाधिकारी मनीष कुमार द्वारा खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है और इसी क्रम में आज डीएम ने फुटबॉल खिलाड़ी नैतिक करायत को अंडर 14 फुटबॉल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। नैतिक का चयन राष्ट्रीय स्तर की स्कूल नेशनल अंडर 14 फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए उत्तराखंड टीम में हुआ है, जो पूरे जिले के लिए गर्व की उपलब्धि है। कोच नीतीश ढेक ने बताया कि नैतिक करायत ने पूरे सीजन में बेहतरीन खेल कौशल और लगन दिखाई है। उनका राष्ट्रीय टीम में चयन न केवल नैतिक बल्कि चंपावत जनपद के लिए भी प्रेरणादायक है। राष्ट्रीय फुटबॉल ट्रायल्स 1 से 6 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे, जिनमें देश भर से चुनिंदा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मैं यही कहूँगा कि जितने बच्चे हो सके लोहाघाट के अपना ग्राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और सभी अभिभावक से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी यहाँ नशे के हिसाब से सभी बच्चों को ग्राउंड ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। ये मध्य प्रदेश उत्तराखंड की टीम से जाएगा अभी ये, तो मध्य प्रदेश में होना है इनका नेशनल लेवल, उसके बाद फिर इंडिया टीम में भी चांस है, तो इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करेगा। अभी अच्छा लग रहा है सर, वहाँ और अच्छा करना है हमें, फील ही लगेगा अच्छा। तो उसमें अभी तो एज है मेरा और मैं खेलूँगा ही, तो मेरा इंडिया टीम में खेलना। ठीक। रुड़की के भगवानपुर में भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एसडीएम भगवानपुर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गन्ना मूल्य बढ़ाने समेत 17 सूत्रीय मांगे शामिल हैं। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। भगवानपुर में भारतीय किसान यूनियन तोमर के सैकड़ों कार्यकर्ता सुबह सवेरे एसडीएम कार्यालय पहुंचे और यहां पर अपनी समस्याओं से एसडीएम देवेंद्र सिंह नेगी को अवगत कराया। ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार किसानों का शोषण कर रही है और उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। स्मार्ट मीटर है, बकाया भुगतान करने का, इन सब के विषय में हमने ज्ञापन दिया। अगर हमारी 7 दिन के अंदर अंदर मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होती तो फिर हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। के द्वारा प्रतिनिधि मुस्सा के मिला था, इनके द्वारा विभिन्न मांगों के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुख्य मांग स्मार्ट मीटर और गन्ने के जो एमएसपी होता है उसके संबंध में है। मेरे द्वारा ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन को प्रेषित कर दिया जाए। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के कई ग्रामीण इलाकों में इन दिनों जंगली हाथियों द्वारा जमकर उत्पात मचाया जा रहा है। हाथी जंगलों से निकलकर खेतों में धावा बोल रहे हैं और किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। माजरी क्षेत्र से एक ताजा मामला सामने आया है, जहां किसानों की तैयार गन्ना फसल को हाथियों ने पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। इन दिनों गन्ने की फसल पूरी तरह से पक चुकी है और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार खड़ी है, लेकिन जंगल का राजा कहे जाने वाले हाथियों का आतंक किसानों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। डोईवाला के मारखम ग्रांट, सिमलास, झंडोद, दूधली, लच्छीवाला, नूनावाला, जीवनवाला, फतेहपुर और माजरी जैसे क्षेत्रों में हाथियों का झुंड लगातार देखा जा रहा है। शाम ढलते ही हाथी खेतों में घुस जाते हैं और किसानों की कई महीनों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। हाथियों का आबादी क्षेत्र तक पहुंचना स्थानीय ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर रहा है। लोग तो मजदूर हैं और हम खेती करते हैं और यहाँ पर मतलब जंगल से रोज हाथी आ रहे हैं हमारे खेत में और हमारा गेहूँ गन्ना बहुत नुकसान कर गए। एक बार पहले भी करके गए थे और पिछले साल भी करा उन्होंने और अब इस साल फिर कर गए। 2 बार हमारे खेत में आ गए। काली मंदिर के पास हमारा खेत है, वहाँ पर 2 बार आ चुके हैं। और वो कितने बीघे फसल का नुकसान हुआ है? ये देखो 3 बीघा हमारा गन्ना है और 3 बीघे में हमने अभी गेहूं बो रखा है। गेहूं की नालियां उन्होंने पलट दी है। वैसे बच्चा और एक मतलब हाथी था, एक बच्चा था, वो दोनों ने गेहूं की नालियां मतलब बहुत पलट दी है। अब क्या चाहते हैं? क्या भाई हम यही चाहते हैं भाई कि सरकार कुछ वो करे, या नहीं तो नहीं रोके, नहीं तो भाई गरीब आदमियों को कुछ मुआवजा दे, जो मतलब हमने वो कर रखा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो चले वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों पर बात करेंगे तो रामनगर में करनी सेना का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी के अलावा उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी कई कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में पहुंचे। शिवलालपुर चुंगी से कार्यक्रम में भागीदारी करने पहुंचे सभी पदाधिकारी के नेतृत्व में विशाल ध्वज यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने कहा कि आज जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू न होने से जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और उन्होंने कहा कि आज सरकार को चाहिए कि इसे रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर 2 बच्चों के कानून को लागू किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड से हिंदू समाज के लोग लगातार पलायन कर रहे हैं, जो कि एक गंभीर मुद्दा है। आज रामनगर की इस पवित्र भूमि पर, भगवान राम की भूमि पर करनी सेना के सभी पदाधिकारीगण, बहन राखी गर्ग जी, हमारे सूरज चौधरी, चैतन्य जी, मोहित भाई सब पहुंचे हैं। जो अहम मुद्दा रहा वो रहा लव जिहाद को लेकर और जनसंख्या नियंत्रण कानून, 2 बच्चों का कानून, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ उत्तराखंड में जो हिंदुओं का पलायन हो रहा है। लगातार देवभूमि से हिंदुओं का पलायन और मुसलमानों की बढ़ती आबादी, बढ़ती जनसंख्या, यहाँ पर सारे रोजी रोजगार हिंदुओं के हाथ से चले जाना और सारे जितने भी रोजी रोजगार कारोबार थे वो मुसलमानों के हाथ में चले जाना, ये मुद्दा मेन मुद्दा रहा आज पर। लव जिहाद जो है वो खाली उत्तराखंड की भी अगर मैं बात करूं या रामनगर की बात करूं तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि इस समय जो लव जिहाद का मामला है वो पूरे भारत को ही अपने दंश में लिए हुए है। पूरा भारत ही इस चीज़ से ग्रसित है और स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड को हम देवभूमि कहते हैं, तो इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी जगहों से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें ना हों। लेकिन पिछले सालों में जो लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं उसमें सरकार की और तंत्र की नाकामी तो बिल्कुल दिख ही रही है कि उनकी वो नाकाम है, तभी ये चीज़ें बढ़ रही हैं। वो हम पहचान नहीं पा रहे उन लोगों को जो हमारे बीच में ही घुसते हैं, हमारे बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से घुसते हैं और अपनी झूठी और फर्जी पहचान बना लेते हैं। फर्जी पहचान पत्र दे कौन रहा है? सरकार ही तो दे रही है ना उनको। काशीपुर की यदि बात की जाए तो काशीपुर में एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई और जिले के मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी ने राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं, उपकरणों, स्वच्छता, सुरक्षा तथा मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की वास्तविक स्थिति सामने आई। CMS डॉक्टर संजीव दीक्षित ने अस्पताल में चल रही समस्याओं और कमियों की पूरी जानकारी CDO को दी। इस दौरान सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि अस्पताल के कई शौचालयों में नल टोटियां चोरी होना आम बात बन चुकी है। CDO ने इस पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली को और सख्त करने के निर्देश दिए। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि प्रसूति के बाद जच्चा बच्चा को जिस वार्ड में शिफ्ट किया जाता है वहां का सेंट्रलाइज्ड AC सिस्टम पिछले 5 वर्षों से खराब है और बजट की कमी के कारण अब तक इसकी मरम्मत नहीं हो सकी है। ये जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं और जैसे हमारे DM सर के भी डायरेक्शंस हैं, हम लोग जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर के हॉस्पिटल्स हैं उनका सबका निरीक्षण कर रहे हैं
जो भी हमारे यहाँ गैप्स पाए जा रहे हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स की पोस्टिंग्स का हो, चाहे वो मशीन्स हों जो अगर ख़राब हों, या कुछ भी ऐसे इश्यूज़ जो हम लोग ढूंढ रहे हैं या मिल रहे हैं, उन सब का हमें रेजोल्यूशन करना है। आज इसी संदर्भ में CPS बैठक से पहले और CPS बैठक की जो हमारे एजेंडा पॉइंट्स को उनका निरीक्षण करने में काशीपुर आया हूँ। डॉक्टर साहब और उनकी टीम और SDM साहब भी यहीं पे हमारे साथ हैं। काफ़ी सारे हम लोगों ने इश्यूज़ देखे यहाँ पे, और उनको कैसे रेक्टिफाई करना उस पर भी हम लोग और चर्चा करेंगे। हल्द्वानी से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर रही है। मामला कुमाऊं के सबसे बड़े सुशीला तिवारी अस्पताल का है, जहां ICU वार्ड के बाहर बंदरों का पहरा, ICU वार्ड के अंदर मरीज के बेड पर चींटियों का साया, मरीज बेड पर लेटा है, चींटियां मरीज के शरीर पर चल रही हैं। तीमारदार अपने मरीज के पास जाने से घबरा रहे हैं क्योंकि सामने बंदर है। सुशीला तिवारी अस्पताल में खुलेआम मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल स्थिति में हैं और अस्पताल की सुरक्षा बदहाल है, ICU बदहाल है। अब सवाल ये है कि मरीज जाए तो जाए कहां? इस मसले में कल प्राचार्य STH से बात हुई थी और उन्हें कहा गया है कि अस्पताल में रोगी होते हैं, तीमारदार होते हैं, तो जो उसकी सुरक्षा है, रख रखाव है, हाइजीनिक कंडीशंस हैं, वो सब मानक के अनुसार इंश्योर हों और जो रोगी हैं उनको यथोचित जो उपचार है वो समय से मिले। उनके लिए जो उनकी मेंटेनेंस करने वाली एजेंसी है उनको हिदायत देने को कहा है, अगर नहीं करते हैं तो फिर फोरफिट करवाया जाएगा। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट मंगलवार 25 नवंबर को वार्षिक शीतकाल के लिए बंद होने के उपरांत योग बद्री पांडुकेश्वर से आदिगुरु शंकराचार्य जी की गद्दी सेना के बैंड दल के भक्तिमय उद्घोष के साथ ज्योतिर्मठ के श्री नरसिंह मंदिर पहुंची। मार्ग भर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर गद्दी का भव्य स्वागत किया। ज्योतिर्मठ प्रवास के दौरान शीतकाल में यहां गद्दी के दर्शन होंगे तथा श्री नरसिंह मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान और शीतकालीन पूजा व्यवस्थाएं भी प्रारंभ हो गई हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने गद्दी के ज्योतिर्मठ आगमन पर शुभकामनाएं दी। वहीं समिति के मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने बताया कि BKTC के दिशा निर्देशों के अनुसार योग बद्री पांडुकेश्वर एवं ज्योतिर्मठ में शीतकालीन पूजा व्यवस्थाओं का संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। धरती का स्वर्ग बद्रीनाथ धाम की यात्रा पूरी तरह से थम चुकी है। आपको बता दें कि बीते 25 नवंबर को दोपहर 2:56 पर विधि विधान अनुसार भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट शीतकाल हेतु बंद कर दिए गए थे और भगवान शंकराचार्य जी की गद्दी, भगवान उद्धव जी और भगवान कुबेर जी की उत्सव डोली अपने शीतकालीन प्रवास स्थल पर पहुंची, जिसके बाद अब पांडुकेश्वर गांव में भगवान कुबेर जी और भगवान उद्धव जी की 6 माह शीतकालीन पूजा अर्चना शुरू हो गई है। भगवान कुबेर जी और भगवान उद्धव जी के मंदिर में हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में विशेष आरती, विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां लगातार जोरों शोरों पर चल रही हैं। 25 नवंबर को बद्री विशाल जी के कपाट बंद होने के साथ ही पांडुकेश्वर गांव के योग ध्यान बद्री मंदिर और कुबेर मंदिर में शीतकालीन पूजाएं शुरू हो चुकी हैं। यहां पर बद्री विशाल जी के प्रतिनिधि के रूप में उद्धव जी और बद्रीश पंचायत से कुबेर भगवान जी की पूजाएं विधिवत प्रारंभ हो गई है। ज्योतिर्मठ ब्लॉक के तमाम ग्रामीण इलाकों में आजकल काफी ठिठुरन बढ़ चुकी है। यहाँ तो चटक धूप खिलने के बावजूद भी काफी ठंड का एहसास लोगों को हो रहा है। सबसे ज्यादा ठंड का असर ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में महसूस हो रहा है। ग्रामीण जबरदस्त ठंड होने के कारण अपने ही घर के अंदर कैद होने के लिए मजबूर हो चले हैं। हालांकि आज भी ऊंची चोटियों में कई फीट बर्फ के नजारे देखने को मिले, जिसके चलते ठंडी बर्फीली हवाएं लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। सभी ग्रामीण इस वक्त अलाव का सहारा लेते हुए देखे जा रहे हैं।
तो अभी के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ।